हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मुख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोग अभी इमाइल डुर्कीम कर रहे हैं, जिसका हमारा पार्ट 2 हो गया था। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप रिलेटिव बोल दीजिए कि ज्वाइन कर लें। ऑफर चल रहा है अभी, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोड यूज कर सकते हैं अलीम 10 का, जिससे उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑफर चल रहा है वो तो उनके लिए बेनिफिशियल है ही है, बाकी जो है उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और संडे ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए बेनिफिट है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो उनकी अच्छी रैंक आती है तो उस बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप, अलग अलग स्कॉलरशिप डिसाइड होगी, जिस बेस पे, उनके रिजल्ट के बेस पे उनको कुछ परसेंटेज उनको छूट मिलेगा अगर वो कोर्स बाई करते हैं तो, अगर स्कॉलरशिप में उनकी अच्छी रैंक आती है तो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी तक जो दरकीम के कॉन्सेप्ट थे, दरकीम के मेथडोलॉजी, दरकीम के जो डिवीजन ऑफ लेबर है उससे रिलेटेड, मैकेनिकल सोलिडरिटी और आर्टी सोलिडरिटी, सोसाइटी के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और जो फाइंडिंग्स थी सोसाइटी की वो सब हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि सोसाइटी में हम लोगों ने अल्ट्रुइस्टिक सोसाइट, ईगोइस्टिक सोसाइट, एनोमिक सोसाइट और फेटलिस्टिक सोसाइटी, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। मोरल एजुकेशन का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो कॉन्सेप्ट रह गए थे, उससे रिलेटेड हम लोग करते हैं। उसके बाद इमाइल थीम से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। आज की बस क्लास उतना ही रहेगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इमाइल थीम पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इमाइल थीम का वो है डरकीम मोरल थ्योरी। डरकीम का नैतिक सिद्धांत क्या है, ये हम लोग को करना है। वॉइस क्लियर आ रही है ना? तो डरकीम्स मोरल थ्योरी, डरकीम का नैतिक सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोरल चीज़ों की बात करते हैं, मोरल एजुकेशन की बात करते हैं, और बहुत सारी इनकी जो थ्योरी है उसमें ज़्यादातर मोरल का जो की पॉइंट आता है वो रिपीट होता रहता है। तो मोरल से क्या मतलब था डरकीम का, ये हम लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी मोरल थ्योरी क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम मोरलिटी हैज़ 3 कंपोनेंट। इनके अकॉर्डिंग जो है मोरलिटी के बेस पे अगर देखा जाए तो मोरलिटी के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट कहते हैं पार्ट्स को, जो हिस्से होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ बनाने के लिए जो अलग अलग चीज़ें लगती है ना, वो उसकी कंपोनेंट होती है। ठीक, तो डरकीम का नैतिक सिद्धांत, उनके अनुसार नैतिकता के 3 घटक। ठीक, तो उनके अनुसार नैतिकता के 3 घटक हैं। पहला घटक जो है वो क्या है, डिसिप्लिन। ठीक, तो मोरलिटी का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, डिसिप्लिन है। पहला जो घटक वो क्या है, अनुशासन है। ठीक, तो डिसिप्लिन क्या है, अ सेंस ऑफ अथॉरिटी दैट रेजिस्ट इगोइस्टिक इम्पल्सेस। ठीक, एक आप अथॉरिटी का सेंस आपके अंदर डेवलप हो जाता है, अधिकार की भावना जो अहंकारी आवेगों का विरोध करती है। जो मतलब एक आपकी जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में आप रहें, और मतलब बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इम्पल्सेस आपके पास ना हो। ठीक, बहुत ज़्यादा अहंकारी आप ना हो, तो आप अपने अधिकार को समझें। तो इसी को क्या कहा जाता है, अनुशासन या डिसिप्लिन कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है मोरलिटी का, तो मोरलिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स लगाव। ठीक, तो
तो सोसाइटी, सिंस सोसाइटी इज द सोर्स ऑफ मोरालिटी, तो आपका अटैचमेंट किसके थ्रू होना चाहिए, किसके साथ अटैचमेंट आपका होना चाहिए, सोसाइटी के साथ, क्योंकि सोसाइटी जो है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोरालिटी, मतलब सोसाइटी ही आपको मोरालिटी सिखाती है, इसलिए सोसाइटी के साथ आपका अटैचमेंट होना चाहिए। ठीक, तो मोरालिटी ज्यादातर सोसाइटी आपको सिखाती है, इसीलिए आपका अटैचमेंट भी सोसाइटी के साथ होना चाहिए, आपका लगाव जो है आपके अपने समाज से होना चाहिए। ये मोरालिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये बताता है। समाज से चूंकि समाज ही नैतिकता का स्रोत है, ठीक, तो समाज से ही आपका लगाव होना चाहिए, क्योंकि समाज ही नैतिकता का स्रोत होता है। तो नैतिकता का स्रोत समाज है, तो आपका जो अटैचमेंट, जो लगाव होगा वो समाज से ही होना चाहिए या सोसाइटी से ही होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनॉमी, a sense of individual responsibility for our action. Okay, 1 minute. सो सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो, थर्ड कंपोनेंट जो मोरालिटी का है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है? A sense of individual responsibility for our action. Autonomy, a sense of individual responsibility for our action. मतलब रिलेटेड जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होनी चाहिए आपके पास। A sense of individual responsibility for our action. आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी लें, ठीक, अपने एक्शन के थ्रू आप रिस्पॉन्सिबल हो, एक ऑटोनॉमी हो, मतलब कि आप जो कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं और आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमी कहा जाता है। यानी कि स्वायत्तता, हमारे कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है, ये आपके अंदर अगर फीलिंग है तो ये क्या होता है, स्वायत्तता कहलाता है। तो आपको बस कंपोनेंट याद रखने हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है डिसिप्लिन, दूसरा है अटैचमेंट, तीसरा है ऑटोनॉमी। ठीक, पहला अनुशासन, पहला अनुशासन, दूसरा लगाव और तीसरा स्वायत्तता। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मोरालिटी में किस किस कंपोनेंट की बात किया है माइल्ड डर्कीम ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेप्रेसिव लॉ, यानी कि दमनकारी कानून। रेप्रेसिव लॉ यानी कि दमनकारी कानून। Durkheim used the term repressive law to denote the form of law that corresponds to simple society characterized by mechanical solidarity, which is for those। अब ये दो तरह के लॉ के बारे में इन्होंने बात की है डिवीजन ऑफ लेबर में, जिसमें ये कहते हैं कि रिप्रेसिव लॉ और रिट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात किया। तो मैं पहले ब्रीफ में बता दूं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे कि क्या होता है। तो पहला दो लॉ, उन्होंने दो लॉ की बात की है, एक रिप्रेसिव लॉ होता है और एक होता है रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है। रिप्रेसिव लॉ कहते हैं ऐसे लॉ जो मतलब किसी विक्टिम को किसी चीज का बदला नहीं दिया जाता है, बल्कि एक सजा दे दी जाती है। जैसे पहले की सोसाइटी में, जो मैकेनिकल सोसाइटी में क्या होती थी, अगर कोई क्राइम करता था तो उसको सिंपल सजा सुना दी जाती थी कि समाज से बहिष्कार कर दिया जाए या मतलब मार दिया जाए, कुछ भी हो। इस तरह के लॉ को रिप्रेसिव लॉ कहा जाता है। अभी के जो लॉ होते हैं, जो ऑर्गेनिक सोसाइटी में जो लॉ होते हैं, वो लॉ क्या होते हैं, रेस्टिट्यूटिव लॉ होते हैं। रेस्टिट्यूटिव लॉ मतलब विक्टिम को कंपनसेट किया जाता है। तो अभी भी रिप्रेसिव लॉ के कुछ पॉइंट यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप ये समझें, इसका मेन वो अगर पॉइंट अगर निकाला जाए, तो आज की जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो इंडियन सोसाइटी में जो पीनल लॉ है ना,
इंडियन सोसाइटी में जो पीनल लॉ है वो रिप्रेसिव लॉ है। पीनल लॉ है वो रिप्रेसिव लॉ है, क्योंकि पीनल लॉ में क्या है, आप पनिशमेंट देते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो ऑफेंसर होते हैं, उनको आप पनिशमेंट देते हैं। तो दमनकारी कानून जो है अभी जो इंडिया में पीनल कोड होते हैं ना, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक, तो इसमें आप क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। लेकिन सीआरपीसी और भी बहुत सारे कानून हैं जो बाकी पीनल लॉ के अलावा जो कानून है वो क्या है, वो आपको जो विक्टिम होता है उसको मतलब कंपनसेट किया जाता है। उसको कंपनसेट कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने इंश्योरेंस कराया है, गाड़ी का, गाड़ी चोरी हो गई, तो अब क्या है कि आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा, आपके गाड़ी का पैसा कुछ दे दिया जाता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको भरेगी। या कोई चीज़ ऐसा होता है कि किसी ने आपको नुकसान किया, उसको फाइन लगा के आपको उसकी भरपाई कर दी जाती है। तो ये क्या आ जाता है, ये रेस्टिट्यूटिव लॉ में आ जाता है। रिप्रेसिव लॉ में पनिशमेंट होती है, रेस्टिट्यूटिव लॉ में पनिशमेंट नहीं होती है बल्कि कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन मतलब विक्टिम को उसका बदला दिया जाता है, ठीक। तो दमनकारी कानून में क्या होता है, सजाएं दे दी जाती हैं। लेकिन जो दूसरा होता है वो क्या होता है, दमनकारी के अलावा हाँ, पुनर्स्थापनात्मक कानून, इसमें जो है सजा नहीं दी जाती है बल्कि बदला दिया जाता है। उसके अलावा कोई चीज मतलब जिसके ऊपर क्राइम हुआ है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहा है। Durkheim used the term repressive law to denote the form of law that correspond to simple societies characterized by mechanical solidarity। तो सिंपल सोसाइटी, मैकेनिकल सोलिडरिटी, ये कब होता था, पहले की सोसाइटी में होता था ऐसे, ठीक। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सोलिडरिटी होता है। तो सिंपल सोसाइटी में रिप्रेसिव लॉ यूज होता था अकॉर्डिंग टू डर्कीम, और जो ऑर्गेनिक सोसाइटी है यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें रेस्टिट्यूटिव लॉ यूज होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, विच इज फॉर दोज ऑफ अ प्रिमिटिव और एंशिएंट सोसाइटी, ठीक। तो ये लॉ किसके लिए था, प्रिमिटिव और एंशिएंट सोसाइटी के लिए। डर्कीम ने दमनकारी कानून का शब्द इस्तेमाल कानून के उस रूप को दर्शाने के लिए किया है। तो कानून के उस रूप को दर्शाने के लिए किया है जो यांत्रिक एकजुटता की विशेषता वाले सरल समाजों से मेल खाता है, ठीक। तो यांत्रिक एकजुटता मतलब कि यहाँ पे जैविक एकजुटता नहीं होती है बल्कि यांत्रिक एकजुटता होती है, और ऐसे समाज में जो है दमनकारी कानून पाया जाता है। और ये कानून जो है किससे रिलेटेड है, सरल समाजों से मेल खाता है, जो कि एक आदिम या प्राचीन समाज के लिए। तो ऐसे कानून जो है आदिम और प्राचीन समाज के लिए होते हैं। और दो कुछ रिप्रेसिव लॉ, कुछ दमनकारी कानून अभी भी हैं, यूज होते हैं, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि अब आप ये कह दें कि आज के ज़माने में जो इंडिया का कानून है वो सब रेस्टिट्यूटिव कानून है, ऐसा नहीं। सारे जो है अब रेस्टिट्यूटिव नहीं है, कुछ रिप्रेसिव लॉ भी हैं, पीनल कोड वगैरह जो है वो रिप्रेसिव लॉ में ही आते हैं। लेकिन डर्कीम के अकॉर्डिंग क्या था कि ये प्रिमिटिव सोसाइटी के लॉ हैं, और जो मॉडर्न सोसाइटी के लॉ हैं वो कौन से हैं, वो रेस्टिट्यूटिव लॉ हैं, ठीक। दिस मीन्स दैट सोसाइटी इज बैकवर्ड, और जिस सोसाइटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ यूज होता है उसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी जो है वो बैकवर्ड है एंड अनसिविलाइज्ड है, ठीक। और अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ापन, ठीक। बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य जिसको कहते हैं। रिप्रेसिव लॉ इज ऑल्सो नोन एज पीनल लॉ, देखिए यहाँ पे दिया भी है, रिप्रेसिव लॉ को पीनल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि समाज पिछड़ा हुआ है और असभ्य भी है, ठीक है, समाज पिछड़ा और असभ्य है। दमनकारी कानून को दंडात्मक कानून भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो दमनकारी कानून यानी कि जो रिप्रेसिव लॉ है उसमें पनिशमेंट होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये प्रिमिटिव सोसाइटी में होता था, और जो ऐसी सोसाइटी जो बैकवर्ड थी, पिछड़ापन था उसमें, असभ्य समाज था, अनसिविलाइज सोसाइटी थी, ठीक, ऐसी जगह पे रिप्रेसिव लॉ यूज होता था। और एक चीज़ और, ये मैकेनिकल सोलिडरिटी के बेस पे था, मैकेनिकल सोलिडरिटी के बेस पे जो सोसाइटी थी वहाँ पे रिप्रेसिव लॉ यूज होता था, ठीक। मैकेनिकल सोलिडरिटी के हाँ, बेस पे जो सोसाइटी थी वहाँ पे ये रिप्रेसिव लॉ यूज होता है। उसके बाद आता है रेस्टिट्यूटिव लॉ। रेस्टिट्यूटिव लॉ क्या होता है, रेस्टिट्यूटिव लॉ विच डज फोकस ऑन द विक्टिम
where there is a crime since there are no commonly shared belief about what damage society। ठीक, तो रेस्ट्रिक्टिव लॉ क्या है, वो फोकस करता है विक्टिम पर। ठीक, वो ज्यादातर फोकस करता है विक्टिम पर, और जो रिप्रेसिव लॉ है वो ज्यादातर फोकस करता है ऑफेंसर पर, मतलब जिसने क्राइम किया है। When there is a crime, जब कोई क्राइम होता है, since there are no commonly shared belief about what damage society, ठीक, क्योंकि कोई भी चीज बिलीव नहीं की जाती है कि क्या चीज समाज को खराब कर रहा है, क्या चीज समाज को नुकसान कर रहा है, ऐसा कोई शेयर्ड बिलीफ नहीं होता है, इसीलिए रेस्ट्रिक्टिव लॉ का यूज होता है। पुनर्स्थात्मक कानून जो अपराध होने पर पीड़ित पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि समाज को किस चीज से नुकसान होता है इसके बारे में आमतौर पर कोई साझा धारणा नहीं होती। ठीक, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आमतौर पर कोई साझा धारणा ना हो कि कौन सी चीजें समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ऐसी जगह पे पुनर्स्थात्मक कानून यूज होता है। Restitutive law correspond to the organic state of society and is made possible for more specialized body of society such as court and lawyers। ठीक, तो रेस्टिट्यूटिव लॉ में बहुत ही ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ सोसाइटी में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर जो है पॉसिबल होता है, और स्पेशलाइज्ड बॉडी के थ्रू पॉसिबल होता है इसका लॉ इन्फोर्समेंट। और ये कहाँ से डील होता है, ये कोर्ट और लॉयर्स के जरिए इसको डील किया जाता है। ठीक, आज के ज़माने में कोर्ट और लॉयर्स होते हैं। तो क्या है, पहले के ज़माने में क्या था, रिप्रेसिव लॉ अकॉर्डिंग टू डर्कीम अगर देखा जाए तो रिप्रेसिव लॉ क्या था, एक पंच होता था, वो पंच फैसला दे दिया कि ये करना है, बस वही हो गया, ना कोर्ट होता था, ना लॉयर होता था, कुछ भी नहीं होता। ठीक, पुनर्स्थात्मक कानून समाज की जैविक स्थिति से मेल खाता है और इसे अदालतों और वकीलों जैसे समाज के अधिक विशेष निकायों द्वारा संभव बनाया जाता है। ठीक, तो ये ज्यादातर समाज के जैविक स्थिति से मेल खाता है और ये अदालत वकीलों द्वारा संभव कर मतलब हो पाता है, वही लोग इसको जो है फॉलो करवा पाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा दो कॉन्सेप्ट, रेस्टिट्यूटिव और रिप्रेसिव लॉ। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसीलिए ये ऐड कर दिया गया था इसमें। इसके बाद आता है इमाइल डर्कीम की कुछ बुक्स हैं, अभी देख लेते हैं क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट और है आगे। ही फॉलोड डार्विनियन प्रिंसिपल व्हाइल स्टडीइंग सोसाइटी। तो ये भी चीज़ कभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि उन्होंने सुसाइड की स्टडी करते वक्त कौन से प्रिंसिपल का यूज़ किया, तो उन्होंने डार्विनियन प्रिंसिपल का यूज़ किया था सुसाइड को स्टडी करते वक्त। और एक बहुत ही फेमस आत्महत्या का अध्ययन करते समय उन्होंने डार्विनियन सिद्धांत का पालन किया। एक बहुत ही फेमस चीज है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जर्व पेब्लो इंडियन रैन डांसेस। तो रैन डांसेस जो है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, तो रैन डांसेस जो है आर के मार्टिन से भी रिलेटेड है, आर के मार्टिन से रिलेटेड। तो आर के मार्टिन ने जो रैन डांसेस की बात की थी, उसमें मैनिफेस्ट और लैटिन फंक्शन को पढ़ने के लिए किया, मैनिफेस्ट एंड लैटिन फंक्शन को पढ़ने के लिए किया था रैन डांसेस का यूज। ठीक, तो पेब्लो इंडियन रैन डांसेस द रिलीजन ऑफ एबॉरिजिनल ट्राइब्स, तो इसकी स्टडी की थी। आप लोग को इसका याद रखना है कि अबॉरिजिनल ट्राइब्स की स्टडी की थी, और किस चीज़ की स्टडी की थी, उनके ट्राइब्स में पेब्लो इंडियन रैन डांस की स्टडी की थी। एंड द अल्कोहलिक हेलुसिनेशन, और अल्कोहलिक हेलुसिनेशन की स्टडी की थी उसी ट्राइब्स की, एबॉरिजिनल ट्राइब्स की, टू स्टडी द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन। ये जो रैन डांसेस का यूज कर रहे हैं, रैन डांस या अल्कोहलिक हेलुसिनेशन का यूज कर रहे हैं, वो क्या स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, वो रिलीजन को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। और आर के मार्टिन ने जो किया था वो फंक्शन को स्टडी करने के लिए। तो ये डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ सकता है ना कि किसने रैन डांसेस का यूज किया अपनी स्टडी में। तो मार्टिन ने भी किया है और डर्कीम ने भी किया है, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए। जो मेन पॉइंट क्या है कि डर्कीम ने रिलीजन को स्टडी करने के लिए यूज किया था, और मार्टिन ने जो है वो फंक्शन को, लेटेस्ट और मैनिफेस्ट फंक्शन को पढ़ने के लिए यूज किया था। तो अभी लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग जब आर के मार्टिन को पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, धर्म की संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए पेब्लो भारतीय वर्षा नृत्य, आदिवासी जनजातियों के धर्म और मादक मती भरम का अवलोकन किया। ठीक, तो मादक मती भरम और भारतीय वर्षा नृत्य, ये सब की स्टडी जो है उन्होंने धर्म को स्टडी करने के लिए
किया था, धर्म की संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मेन कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट आता है बुक्स कौन कौन सी हैं इमाई डरकीम की। तो बुक्स देखिए, जो मेन थिंकर हैं मैं बताता जाऊंगा, जैसे जैसे हमारे थिंकर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे मैं बताता जाऊंगा। तो जो हमारे मेन थिंकर हैं, जैसे कि शुरू के जो 10-15 थिंकर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी बुक की क्रोनोलॉजी भी पूछता है। जैसे अभी इस बार का जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि इस बार शायद क्रोनोलॉजी पूछा था AR देसाई, नहीं, एंथनी गिडन की पूछा था, ठीक, क्रोनोलॉजी। तो इस तरह से कुछ थिंकर जो इम्पोर्टेंट है उनकी बुक की क्रोनोलॉजी पूछता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसीलिए मैंने इसमें जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही बुक को रखा है, ताकि आप एक बार जब पढ़ें ना तो आपको क्रोनोलॉजी में ही याद रहे सारी चीज़ें, ठीक। और मैं उसका तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है, ठीक। क्रोनोलॉजी कैसे बनानी है, देखिए ईयर आप अगर आपको एक टाइम नहीं पता है तब भी आप क्रोनोलॉजी बना लेंगे। तो आपको यही अभी मैं ट्रिक बताता हूँ उसमें कैसे आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। पहले हम लोग बुक देख लेते हैं कौन कौन सी है। और दूसरी चीज़, बुक पढ़ने का एक और फ़ायदा मैं बता दूँ आपको। बुक पढ़ने का एक और फ़ायदा ये होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो जनरली तो कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि पूछ लेता है तो हम उस कॉन्सेप्ट को जो है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ये होता है कि अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है जो हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर हमको बुक पता है, उनकी बुक पता है, तो उससे रिलेटेड हमको लग जाता है कि हाँ, हो सकता है इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट किए हों। जैसे अगर कोई बुक आती है इसमें, तो अभी मैं बताऊंगा, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो डिवीजन ऑफ लेबर हम लोगों ने तो पढ़ा है, ये 1893 में पब्लिश हुआ, ठीक। तो ये पढ़ा है, तो इसको बुक से पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा डिवीजन ऑफ लेबर भी हम लोगों ने पढ़ा है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये बुक है, ठीक। तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में उन्होंने मेथोडोलॉजी में ज़्यादातर मेथोडोलॉजी की बात की है, और ये बात की है कि सोशोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये 1895 में पब्लिश हुई थी। ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम मतलब इस बुक से आप क्या समझते हैं, क्राइम को नॉर्मल बनाना, है ना। तो डरकीम कहते हैं, हम तो पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, कि डरकीम का ये मानना था कि सम डिग्री ऑफ क्राइम इज नॉर्मल, सम डिग्री ऑफ क्राइम इज नॉर्मल, मतलब थोड़ा बहुत क्राइम होना चाहिए सोसाइटी में, वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक। ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, अगर बुक का नाम भी आपको याद है, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसने जो है क्राइम को नॉर्मल माना है, तो आपको अगर बुक का नाम याद है तब भी आप आंसर कर देंगे, ठीक। 1895 में। और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, बुक का नाम नहीं याद है, बुक पूछ रहा है, तो आप बुक का बता सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और सिलेबस के बियॉन्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं जो हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लासेज में ही। तो लेकिन फिर भी अब इतना वास्ट सिलेबस आप तो पूरा रट के तो याद नहीं कर सकते, कुछ ट्रिक से याद होती हैं, कुछ हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है कि आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको देख लेते हैं, ताकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखें तो उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे वो याद हो जाए। तो कभी आप बुक से कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, कभी कॉन्सेप्ट से बुक याद रखते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो, तो अगर बुक दिया हो तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको लगेगा हाँ डरकीम ने बात की है डिवीजन ऑफ लेबर की, तो ये बुक भी उसी नेम की है, इसका मतलब हो सकता है कि ये डरकीम ने लिखा हो। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बुक आपको याद हो जाए। सुसाइड की बात जो है डरकीम ने ही किया है, और ये 1897 में पब्लिश हुई थी, तो बुक भी उन्हीं की 1897 में पब्लिश हुई थी। द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन, तो ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इंसेस्ट एंड ओरिजिन, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर इंसेस्ट के बारे में पूछता है और ऑप्शन में डरकीम है, तो आप एक टाइम आपका आंसर जो है सही होने के तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर आप डरकीम लगाते हैं तो डरकीम ने भी इंसेस्ट की बात की है, इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन। प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट, इंसेस्ट किसको कहते हैं, इंसेस्ट कहते हैं सेक्सुअल रिलेशन टुवर्ड्स, या सेक्सुअल अट्रैक्शन कह सकते हैं, रिलेशन मत कहिए।
सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्लड ग्रुप, मतलब आपके ब्लड से के रिलेशन में जो लोग आते हैं, ब्लड के रिलेशन में आपके भाई बहन आ जाते हैं, ठीक, और आपके माँ बाप आ जाते हैं, तो इनसे अगर आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन है तो उसको इंसेस्ट कहा जाता है, ठीक। तो जिन लोगों का अट्रैक्शन मतलब इस तरह का होता है कि वो भाई बहन के साथ उनका अट्रैक्शन हो या मतलब माँ बाप के साथ, तो उसको इंसेस्ट कहा जाता है। तो इसी के बारे में उन्होंने बात की है, प्रोहिबिशन की बात। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को रोकना, तो प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन, ठीक, ये 1897 में ये भी पब्लिश हुई थी। तो अगर इंसेस्ट की बात होती है और डर्कीम ऑप्शन में है तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि ये जो है डर्कीम का ही कॉन्सेप्ट। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी जो है रिलीजन की बात की है उन्होंने, डर्कीम ने। और इन्होंने क्या कहा था, टोटेमिज्म इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, इसीलिए एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में पब्लिश हुई। तो कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बुक होती हैं और कुछ बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इस तरह आपको याद रखना होता है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, मोरल एजुकेशन की बात जो है वो डर्कीम करते हैं 1992। मोरल एजुकेशन एक बुक भी है उनकी, 1925 में पब्लिश हुई। तो एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922 और मोरल एजुकेशन 1925। बैकग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए ज्यादा आवाज हो रही है। तो मोरल एजुकेशन की बात किया है माइडर थीम ने, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बुक कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ एक कोड, ठीक। तो आपको DTO स्टीन याद रखना है, डर्की DTO स्टीन, ठीक, डर्की DTO स्टीन। इससे आप जो है क्रोनोलॉजी याद रख पाएंगे। अगर आपको याद ईयर भी नहीं याद है तो आप जो है DTO स्टीन यानी कि डर्कीन और DTO स्टीन, थोड़ा सा राइम मैच कर रहा है, ठीक, इस तरह से आप याद रखते हैं तो आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एग्जाम में 20 से भी क्वेश्चन पूछता है ना, क्रोनोलॉजी पूछता है, तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। D फॉर डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, T द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, S ऑन द नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, T सुसाइड, T जो है T हो गया ना, DTOS सुसाइड, ठीक। T उसके बाद आता है द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन, E एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, E एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, ठीक। M मोरल एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि ये ई दो बार आ रहा है, तो इसकी अगर क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो एलिमेंट्री, एलिमेंट्री क्या है, एलिमेंट्री चीजें पहली होती है, एलिमेंट्री मतलब बेसिक। तो एलिमेंट्री चीजें पहले आती हैं, बाद में दूसरी चीजें आती हैं। तो आपको इस हिसाब से याद रखना है कि एलिमेंट्री पहले, यानी कि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इसमें पहले आएगा, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी बाद में आएगा, ठीक। तो होप क्लियर है कि बुक कैसे याद रखना है आपको और किस तरह से आपको क्रोनोलॉजी उसकी बना के रखना है। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, 6-7 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको आंसर करना है फास्ट। तो अभी देखिए हम लोगों ने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम डर्कीम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट था हमने उनकी मेथोडोलॉजी का पढ़ा, मेथोडोलॉजी में उनकी मेथोडोलॉजी को मेथोडोलॉजिकल होलिज्म कहा जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। मेथोडोलॉजिकल होलिज्म कहा जाता है उनकी मेथोडोलॉजी को, ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा। रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या कहा, टोटेमिज्म की स्टडी की है उन्होंने, और उनका ट्राइब्स की स्टडी की है रिलीजन में, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। उसके बाद मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी।
फिर हमने मोरल एजुकेशन पढ़ा, नहीं सुसाइड पढ़ा, सुसाइड, मोरल एजुकेशन, थ्योरी ऑफ मोरालिटी जो आज पढ़ा हम लोगों ने, थ्योरी ऑफ मोरालिटी। ठीक, सुसाइड में टाइप्स अलग अलग पढ़े हम लोगों ने, इगोइस्टिक, एनोमिक, फेटलिस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है रेप्रेसिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लॉ, रेप्रेसिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लॉ। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद पढ़ा कि इन्होंने डार्विनियन प्रिंसिपल यूज किया है सुसाइड की स्टडी करते वक्त, और पेब्लो इंडियन रैंक डांस की स्टडी किया है रिलीजन की स्टडी करते वक्त। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेस पे, डर्कीम के कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, Emile Durkheim endeavors to establish sociology as a separate academic discipline centered on his effort to A option है develop all encompassing synthesis of major sociological perspective. B है demonstrate the influence of social forces on people's behavior. C है show how an understanding of sociological principle could be used to solve social action. D है chart the evolution of major social institution. ठीक, तो आंसर करिए फास्ट, क्या आंसर होगा, और क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आंसर करना है। Emile Durkheim endeavors to establish sociology as a separate academic discipline. मतलब सोशोलॉजी को डिफाइन करते वक्त उन्होंने क्या कहा, सोशोलॉजी की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है। आंसर फास्ट, जितने लोग हैं सबके आंसर आने चाहिए। वैसे तो हर संडे क्विज होगा, और ज़्यादातर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो MCQs हैं हम लोग यूट्यूब क्लासेस में करें, बाकी रेगुलर क्लासेस हमारी जो है ऐप पे होती रहे। लेकिन आज चूंकि मैं अगर दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे थिंकर को आज शुरू कर देता तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने आज ही क्वेश्चन ऐड कर दिया। कुछ क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन है, तो इसीलिए कल से हम लोग जो है दूसरे थिंकर को लेंगे जो क्या है, मैक्स वेबर। तो आंसर फास्ट, आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग। So Emile Durkheim endeavored to establish sociology as a separate academic discipline centered on his effort to demonstrate the influence of social forces on people behavior. मतलब कि सोशल फोर्सेस का क्या इन्फ्लुएंस है पीपल्स के बिहेवियर पर, मतलब जो हम लोग, अच्छा सोशल फैक्ट भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है। ठीक, तो सोशल फोर्सेस का क्या इफेक्ट है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, उसकी स्टडी कौन करता है, सोशोलॉजी करता है ये। हाँ, हिंदी में भी दिखाना था, सॉरी, देख लीजिए ये एक बार, वैसे आंसर बता दिया है लेकिन देख लीजिए। तो ये डायरेक्ट आपसे ये पूछते हैं कि समाजशास्त्र किस चीज की स्टडी करता है, बस। तो इमाइल डर्कीम का समाजशास्त्र को एक अलग शैक्षणिक अनुसाधन के रूप में स्थापित करने का प्रयास उनके प्रयासों पर केंद्रित है। मतलब वो क्यों समाजशास्त्र को एक अलग शैक्षणिक अनुशासन बनाया था उन्होंने, प्रमुख समाजशास्त्रीय परिपेक्ष का एक सर्वव्यापी संश्लेषण विकसित करना, लोगों के व्यवहार पर सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का प्रदर्शन करें, दिखाएं कि सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत की समझ का उपयोग कैसे किया जाता है। दूसरा है प्रमुख सामाजिक संस्थानों के विकास का चार्ट बनाना। ठीक, तो आंसर बी है इसका, ये नहीं है, बी है।
उन्होंने समाजशास्त्र की स्टडी मतलब समाजशास्त्र को एक अलग शैक्षणिक अनुशासन इसलिए बनाया था ताकि मतलब लोगों के व्यवहार पर सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का प्रदर्शन करे। मतलब कि सामाजिक शक्तियाँ कैसे लोगों के व्यवहार पे प्रभाव डालती हैं, ये अध्ययन करने के लिए उन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग शैक्षणिक अनुशासन बनाया। ठीक है, वो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनोमी रिफर्स टू। एनोमी, हमने एनोमिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा है, उससे उसी में एनोमी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो एनोमी किससे मतलब एनोमी का मतलब क्या होता है ये बताइए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है आपको, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रेस मत लीजिएगा कि आपको आंसर करना ही करना है। आप आंसर करिए, गलत होगा सही होगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए हैं वो इसलिए ऐड किए हैं ना कि कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे एनोमी क्या होती है, हमने एनोमिक सोसाइटी तो पढ़ लिया, लेकिन एनोमी क्या होती है ये नहीं पढ़ा है। ठीक, सोशोलॉजी की डेफिनेशन तो पढ़ा था हमने, सोशोलॉजी क्या होती है, लेकिन एनोमी नहीं पढ़ा था क्या होता है। तो इससे आप क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाता है। तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं हिंदी का शो करूंगा, आंसर देते रहिए। आप लोग जो इंग्लिश के हैं वो आंसर करिए, हिंदी वाले हिंदी देखने के बाद उसका आंसर कर सकते हैं। तो एनोमी refers to a construct or a made-up model that serves as a measuring rod against which actual cases can be evaluated. The study of a small group, a condition of instability resulting from a breakdown of standard and value of a lack of purpose or ideas. A set of statements that seeks to explain problem, action or behavior. तो आपको अगर एनोमिक सुसाइड भी याद होगा, उसकी डेफिनेशन भी याद होगी ना, तो आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी वाले देख लीजिए। एनोमी का तात्पर्य क्या है? एक निर्माण या एक बना हुआ मॉडल जो मापने वाली छड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसके विरुद्ध वास्तविक मामलों का मूल्यांकन किया जाता है। छोटे समूहों का अध्ययन, मानकों और मूल्यों के टूटने या उद्देश्य या आदर्शों की कमी के कारण उत्पन्न अस्थिरता की स्थिति। कथनों का एक समूह जो समस्याओं, कार्यों या व्यवहार की व्याख्या करना चाहता है। तो क्या होगा आंसर बताइए फास्ट। आंसर फास्ट, एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। तो एनोमी का जो मतलब उन्होंने बताया था वो ये बताया था, अ कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। आप ना कि अचानक जब किसी चीज का ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा अचानक कंडीशन चेंज हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? एनोमी कहा जाता है। कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी, बाकी में कंडीशन नहीं आ रही, कंडीशन होगी तभी तो आदमी सुसाइड करता है। तो अ कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी resulting from a breakdown of standards and values or from a lack of purpose or ideas। ठीक, तो ये आंसर होगा आपका। एनामी का तात्पर्य है मानकों और मूल्यों के टूटने या उद्देश्य का आदर्शों की कमी के कारण उत्पन्न अस्थिरता की स्थिति। जब अस्थिरता की स्थिति होती है तो उसी को एनामी कहा जाता है। ठीक, तो सिर्फ आपको इतना ही अगर याद है अस्थिरता की स्थिति, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो होप क्लियर हो गया एनोमी क्या होती है। और एनोमी जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिलेटेड टू इमाइल डर्कीम है। एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड में एनोमी की बात की है। ठीक, लेकिन कभी कभी सेपरेट भी पूछ लेता है कि एनोमी कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये जो है इमाइल डर्कीम ने दिया था। ठीक, मर्टन ने भी एनोमी की बात की है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव में बात की है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है,
इसमें इंग्लिश और हिंदी एक साथ है, तो थोड़ा फास्ट आंसर करिएगा। Durkheim argued that task of sociology should be the study of social progress, social fact, economy, consciousness। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Durkheim argued that the task of sociology should be study of the social progress, social fact, economy, consciousness। Durkheim, यहाँ पर Durkheim रहेगा। दुर्खीम ने तर्क दिया कि समाजशास्त्र का कार्य मतलब अध्ययन करना होना चाहिए। इसका अध्ययन होना चाहिए सामाजिक प्रगति, सामाजिक तत्व, इकोनॉमी, चेतना। इसका होना चाहिए, फास्ट आंसर करिए। आंसर फास्ट। So the answer for this question is B, social fact। तो सोशल फैक्ट की बात उन्होंने किया है, माइल्ड डर्कीम ने सोशल फैक्ट की स्टडी करने के लिए ही कहा, तो सोशोलॉजी का टास्क भी वही होना चाहिए, सोशल फैक्ट की स्टडी करने का। तो बी है, सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व की स्टडी करने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक, डर्कीम आर्ग्यूड दैट टास्क ऑफ सोशोलॉजी शुड बी द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। तो डर्कीम ने तर्क दिया कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक तत्व के अध्ययन करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू डर्कीम द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन इज। अभी मैंने बताया पढ़ाते वक्त, अभी बताया जब रिवीजन कर रहे थे हम लोग तब बताया था रिलीजन में उन्होंने क्या स्टडी की। डर्कीम के अनुसार धर्म का सबसे सरल एवं बुनियादी स्वरूप है। इसको उन्होंने कहा है कि सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन क्या है, सरल एंड बुनियादी स्वरूप धर्म का कौन सा है, किसको कहा है उन्होंने, बताइए। सैक्रेड, एनिमिज्म, प्रोफेन, टोटेमिज्म, पवित्र जीववाद, अपवित्र टोटेमवाद। So the answer for this question is totemism। टोटेमिज्म को इन्होंने कहा था कि मोस्ट सिंपलेस्ट एंड बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन है। टोटेमवाद को उन्होंने धर्म का सबसे सरल एंड बुनियादी स्वरूप बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 5, the term used by Durkheim to indicate the communal belief, moral and attitude of a society। तो कौन से टर्म का यूज किया है डर्कीम ने, क्या इंडिकेट करने के लिए, कम्युनल बिलीफ, मोरल एंड एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। डर्कीम द्वारा किसी समाज की
सांप्रदायिक मान्यताओं, नैतिकता और दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा था? कलेक्टिव मोरल्स, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव कंसाइंस। सामूहिक नैतिकता, सामूहिक चेतना, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक विवेक। So the answer for this question is collective conscience, सामूहिक विवेक। तो उन्होंने कहा है, उस टर्म का यूज किया था किस चीज को इंडिकेट करने के लिए? कम्युनल बिलीफ, मोरल्स एंड एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। ठीक। समाज की सांप्रदायिक मान्यताओं, नैतिकता और दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए उन्होंने सामूहिक विवेक शब्द का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। According to Emile Durkheim, the collective ways of thinking, feeling and acting is known as। collective ways of किसी चीज की डेफिनेशन है ये, इनमें से किसी चीज की डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको बताना है। According to Durkheim, the collective ways of thinking, feeling and acting is known as। Emile Durkheim के अनुसार सोचने, महसूस करने और कार्य करने के सामूहिक तरीकों को क्या कहा जाता है? सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सॉलिडरिटी, सोशल नॉर्म, सोशल फैक्ट। सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकजुटता, सामाजिक मानदंड, सामाजिक तर्क। आंसर फास्ट। So according to Emile Durkheim, the collective ways of thinking, feeling and acting is known as social fact। ठीक, ये सोशल फैक्ट का डेफिनेशन उन्होंने बताई। इमाइल डर्कीम के अनुसार सोचने, महसूस करने और कार्य करने के सामूहिक तरीकों को सामाजिक तत्व कहा जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ तक हम लोग डर्कीम के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, और भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए डर्कीम से रिलेटेड, बाकी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, तो उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन अभी डर्कीम से रिलेटेड जितने भी आपके अंदर कंफ्यूजन है या जो भी आपको कुछ डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अभी आपको 5 मिनट दिया जा रहा है, जो भी आपको डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं फास्ट। कोई भी डाउट हो तो बताइए, वरना लीव करें क्लास हम लोग। यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं वो 2 दिन होती हैं, मैंने बताया था। यूट्यूब पे सिर्फ क्लासेस वेडनेसडे और थर्सडे को होती है। ठीक, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन होती है, बुधवार और गुरुवार या शुक्रवार जो भी होता हो। ठीक,
तो 2 दिन होती हैं क्लासेस, वेडनेसडे और थर्सडे को। लेकिन हम लोग इसमें जो ऐप पे जो 4 दिन क्लासेस होती हैं, उसी में हम लोग सारा सिलेबस कवर करेंगे और में सीरियल वाइज चलेंगे। यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, तो उसमें हम लोग कुछ टॉपिक ऐसे भी कर सकते हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, या आगे जो करने वाले हैं वो भी टॉपिक कर सकते हैं। जनरल टॉपिक की जाती है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो कुछ तो फ़ायदा उठा लें इससे, यूट्यूब चैनल से, क्योंकि फिलर फॉर्म जो है बस ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। इसलिए कुछ क्लासेस की जाती हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, और भी आगे थोड़ा हम लोग की और क्लासेस हो जाएंगी तो यूट्यूब पे ज़्यादातर हम लोग MCQs वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का ऐप पे ही नहीं क्लासेस ज़्यादा हुई, तो MCQ किससे रिलेटेड करेंगे। इसलिए अभी जब तक थोड़ा बहुत टॉपिक कवर नहीं हो जाता, तब तक हम लोग ऐसी कुछ एक दो टॉपिक लेके करेंगे यूट्यूब पे। उसके बाद हम लोग ज़्यादातर MCQs करेंगे, या जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन कर लेंगे। इस तरह से सेशन चलता रहेगा। तो यूट्यूब का मतलब ये है कि यूट्यूब में आपको ज्वाइन तो करना है, लेकिन यूट्यूब में सीरियल वाइज नहीं चलेगा। सिर्फ ऐप पे हम लोग का सीरियल वाइज चलेगा, टॉपिक वाइज चलेगा, पूरा कवर किया जाएगा ऐप पे ही। यूट्यूब पे क्लासेस ऐसी ही चलती रहेगी। तो ज्वाइन किया करिए, टाइम दिया जाता है आपको, लिंक भी भेजा जाता है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक भेजा जाता है। हाँ, ये इसकी टाइमिंग अलग है, तो आप लोग अगर 8 बजे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसकी टाइमिंग जो है वो 5 PM है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।